अजी सेठ जी, कहीं से पैर? आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। एक बार आवाज के लिए, एक बार दिखाई देने के लिए दो बार नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते 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 नमस्ते। दो बार नमस्ते कर लीजिए। आज से हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है, हेलो एल्केन हेलो एरेन। पीवाईक्यू बचे हुए थे लास्ट चैप्टर के, वो आज शाम को क्लास रखी है। कितने बजे रखी है? 6 बजे के लगभग रखी है। आपके आगमन तक, 6 बजे से आपके आगमन तक, जब तक आप आते रहेंगे तब तक क्लास चलती रहेगी। ठीक है? बल माहौल माहौल माहौल, नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। अरे आज शाम को कराएंगे ना, पीवाई की टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं क्या कह रहा था आपसे? नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 1 रखा है, हेलो एल्केन हेलो एरेन। आज से हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है और क्लास 12th का नया चैप्टर चालू हो रहा है। और आज हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर हम देखेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरेन का क्लासिफिकेशन, फिर हम कार्बन हेलोजन के बॉन्ड का नेचर देखेंगे कि वो गुस्सेल है या फिर उसका स्वभाव अच्छा है, वो फनी है या फिर वो चिड़चिड़ा है, कैसा है। फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले हम हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। दिस इज द पैटर्न टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। आपको बाद में समझ में आएगा कि सही किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाद में पढ़ा के, क्योंकि उसमें केमिकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। ठीक है? नहीं नहीं, अगर हाइड्रोकार्बन का बैक लोगे तो ये चैप्टर स्टार्ट ना करें प्लीज। क्योंकि मतलब आज वाला लेक्चर कर सकते हो, आज वाला लेक्चर कर सकते हो, आज वाले लेक्चर में तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन अगले लेक्चर में ही तकलीफ आ जाएगी। आज आज वाला कर लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हेडिंग लगा लीजिए इंट्रोडक्शन। क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होता है हेलो एरिन? ये है आपका हाइड्रोकार्बन, आर एच, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें से आप हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह पर आप हेलोजन लगा दो, यहां से बन जाता है आर एक्स। हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह हेलोजन लगाया और ये बन गया नमस्ते एल्केन, सॉरी हेलो एल्केन। ये क्या बन गया? हेलो एल्केन। और इसी को बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। इसी को क्या बोलते हैं? अल्काइल हेलाइड। यही काम, यही काम अगर अपन ने एरोमेटिक रिंग के साथ किया होता, एरोमेटिक मतलब बेंजीन के साथ, एरोमेटिक हाइड्रोजन मतलब इस तरह से बेंजीन है, बेंजीन पर हाइड्रोजन है, उस पे से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाओगे, ए आर एक्स, तो ये बन जाएगा हेलो एरीन, या इसको बोलेंगे अराइल हेलाइड। हेरोएलिन बोल लो या अराइल हेलाइड बोल लो। अरे टेस्ट तो है यार, अबे रोया मत करो यार, सुबह सुबह रोना धोना स्टार्ट कर देते हो। इतना बढ़िया मूड है, पढ़ाने दो यार। क्या मतलब रखा है यार, तुम रोना मत करो यार गुड्डू यार, रोने धोने से कुछ नहीं होगा यार। ऐसे कोई रोता है क्या यार? छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाते हो उआ उआ करके। ये जो आपका हेलो एल्केन है, ये कैसा कैसा हो सकता है? हाँ, 2 लेक्चर का लास्ट का बैक लोगे तब भी चल जाएगा काम, उसको निपटा लेना पैरेलल में। ये हो सकता है अगर आपने एक हेलोजन लगाया तो मोनो हेलो एल्केन, अगर आपने 2 हेलोजन लगाए तो डाई हेलो एल्केन, अगर आपने 3 हेलोजन लगाए तो ट्राई हेलो एल्केन, और अगर आपने, मेरे को पता है यार ये होगा ही नहीं, है ना, ट्राई, और मुझे पता है ना कैसे करना है, ऐसे ऐसे ट्राई हेलो एल्केन। वो खुद डिमांड कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, देख लो, वो खुद डिमांड कर रहा है ऐसे करने को। 4 लगाए तो टेट्रा हेलो एल्केन, बहुत सारे लगाए तो पॉली हेलो एल्केन। जैसे यहां पर एग्जाम्पल पे एक हेलोजन लगाया तो मोनो हेलो एल्केन का ये हो गया। यहां पर आप सी एस थ्री सी एल, सी एस थ्री बी आर, या सी एस थ्री सी एस टू सी एल, या फिर आप ऐसा बना लो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, या आप इसको ऐसा बना लो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये सब क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। क्या है? मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या है? 2 हेलोजन लगाना है,
अब वो दोनों हेलोजन अड़ोसी पड़ोसी पे लग सकते हैं ऐसे करके, या वो दो हेलोजन एक ही कार्बन पे लग सकते हैं ऐसे करके, या कहीं दूर भी लग सकते हैं। जब अड़ोसी पड़ोसी पे लग जाए, नेबर वाले पे लग जाए, अड़ोसी पड़ोसी नेबर वाले, उसको बोलते हैं विसिनल। अब ये दो ब्रोमीन है तो विसिनल डाई ब्रोमाइड बोल दो, क्लोरीन होते तो विसिनल डाई क्लोराइड बोल देते। एक कार्बन पे दो हेलोजन लग जाए तो जैम, जेम डाई ब्रोमाइड बोल लो, क्लोरीन होते तो जेम डाई क्लोराइड बोल लेते। और भी लग सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, यहां दो ब्रोमीन लग जाए ऐसे करके चलता है। फिर ट्राई हेलो एल्केन कैसे होंगे, एक ही कार्बन पे तीन हेलोजन लग जाए हेलोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, यू नो, जितने भी हेलोजन लग जाए। व्हाट इज दिस, हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। टेट्रा हेलो एल्केन, एक ही कार्बन पे चार हेलोजन लग जाए CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है गुड्डू भैया, इतनी हार्ड चीज पढ़ा रहे हो सर। सर 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 समझ नहीं आ रहा सर। सर ये इतना हार्ड सर कैसे कर पाएंगे सर, याद ही नहीं रहता सर। सर इतनी हार्ड चीज को कैसे याद रख पाएंगे सर। सर वेरी हार्ड सर, कितना हार्ड है ये सर, कितना हार्ड है ये। सिंपल है, आसान है, सरल है। सर पगला गए हो क्या, क्या खाए हो आज, क्या खा के आए हो सर, क्या खा के आए हो। ये था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जैसे ही आप अलाउ करोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, होमवर्क नहीं करेगा तो फिर कोनी की देने, तेरे दे लूंगा, होमवर्क नहीं करेगा तो। मास्टर जी घर आए, गुड्डू तो डर जाए, मास्टर जी घर आए, गुड्डू तो डर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। किस किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन को, किस किस तरह से कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे हम पहला क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। कैसे कर सकते हैं, वैसे ही जैसे अभी किया था, कि जैसे मान लीजिए आपने एक हेलोजन लगाया तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन या मोनो अल्काइल हेलाइट। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन या हेलो। आइए, अगर आपने दो हेलोजन लगाए अड़ोसी पड़ोसी या एक ही कार्बन पे तो ये क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन, और डाई हेलो एल्केन के अंदर ये कहलाएगा विसिनल डाई हेलाइट जब अड़ोसी पड़ोसी पर हो, और ये कहलाएगा जेम डाई हेलाइट। अगर एक ही कार्बन पे तीन हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन, समझ गए होंगे यार। चार हो तो टेट्रा, पांच हो तो पेंटा, ऐसे चलता रहेगा। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है ना। मोनो हेलो एल्केन, विसिनल डाइहाइलाइट, जेम डाइहाइलाइट, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरह से अगर हेलो एरीन बेंजीन पर डायरेक्टली हेलोजन लग जाए तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एरीन। बेंजीन पर दो हेलोजन लग जाए, कहां लग सकते हैं, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, तो ये हो गया डाई हेलो एरीन। अगर बेंजीन पर तीन हेलोजन लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरीन। चार लग जाए तो टेट्रा हेलो एरीन, पांच तो पेंटा, छह तो हेक्सा।
नोट कर लीजिए कितनी हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो डर लग रहा है गुड्डू भैया नाराज ना हो जाए, इतनी हार्ड हार्ड चीजें कैसे आ रही होगी गुड्डू भैया को समझ में। इतना हार्ड है यार ये। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, नीट से बदला लेने, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देने, कर ले तू ऑर्गेनिक, मजा आ जाएगा, हैशटैग समा चल जाएगा, हैशटैग समा चल जाएगा। ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, कितने हेलोजन आपने लगा रखे हैं मोनो डाई ट्राई टेट्रा, उसके बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, आगे चल बो, चल वो रे चल वो चल वो। अगला आइटम देखो, सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखिएगा, एक और दो, एक होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 वाले को हम, आप चाहो तो इसमें कॉपी को आड़ा भी कर सकते हो, कॉपी को आड़ा कर लो, मतलब वो वाला मोड जो होता है, आप जिस मोड में आप, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, RCH2X, RCHRX, RCRRX। ध्यान से देखो, अब गेम बिगिंस नाउ, प्लीज फोकस हियर, प्लीज फोकस हियर, फोकस 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 फोकस। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, पहली चीज। 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ये प्राइमरी है, दूसरी चीज। इस कार्बन से सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तीसरी चीज। इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं, ये 2 डिग्री है। इस कार्बन से सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये sp3 है। इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये 3 डिग्री है। और इससे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, मतलब ये sp3 है। 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, या फिर प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी मोनो अल्काइल हेलाइड या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। मोनो एक है, हेलो एल्केन है, प्राइमरी है। फिर इसको बोलते हैं, एक बच्चा परेशान हो रहा था कि कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। 2 डिग्री है तो ये सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन या सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। 3 डिग्री है तो ये टर्शरी मोनो हेलो एल्केन या टर्शरी अल्काइल हेलाइड। क्लियर है, इस तरह से दिखेंगे। हेलोजन की जगह आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा लो। ये था एक तरीका वो करने का, वो वो क्लासीफाई, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, हल्दी मेहंदी संगीत सारे फंक्शन के कलर यहां चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और गाना भी वैसे ही चल रहा है। यहां पर देखिए RCH डबल बॉन्ड CH CH2 और हेलोजन। यहां पर R, यहां पर R, यहां पर R और यहां पर हेलोजन। वापिस से इधर फोकस कीजिएगा, प्लीज फोकस, इधर आइए। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है।
इस कार्बन से सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 है। इस कार्बन से इधर कार्बन, ये 2 डिग्री है। इस कार्बन से सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 है। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, ये 3 डिग्री है। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 है। फिर एक और गहरी बात, ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं? अलाइलिक। डबल बॉन्ड से जुड़ा sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अलाइलिक कार्बन कहलाता है। अलाइलिक पोजीशन कहलाती है। अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक पोजीशन। इसका नाम रखा है हमने, क्या रखा है इसका नाम? भैया क्या नाम रखा तुम्हारा? ओ भैया क्या नाम रखा थे? बोलो क्या नाम रखे थे तुम्हारा? बोल नहीं रहे हो? 1 डिग्री हो, प्राइमरी रखे थे, प्राइमरी। और अलाइल पोजीशन पे हेलोजन लगे हो, अलाइल हेलाइट बोलते हैं, तो प्राइमरी अलाइल हेलाइट या प्राइमरी मोनो अलाइल हेलाइट बोल दो। प्राइमरी अलाइल हेलाइट या प्राइमरी मोनो अलाइल हेलाइट, इसका नाम रखा है, इसका नाम रखा है। ये 2 डिग्री है इसलिए सेकेंडरी अलाइल हेलाइट, और ये 3 डिग्री है इसलिए टर्सरी अलाइल हेलाइट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। क्लियर है? अरे भाई अबरार यार, यार इतना सच भी नहीं बोल रहा था भाई। आइए सर, तीसरा आइटम देखिए सर। बेंजीन, यहां पर CH2 और यहां पर हेलोजन। यहां पर R, यहां R, यहां R और यहां हेलोजन। इधर देखिए सर, गुड्डू भैया इधर। अरे भाई सत्या ठीक है यार, नहीं चिल्लाऊंगा लाऊंगा यार। आ जाओ फटाफट से इधर देखो। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। यहां से सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ये sp3 है। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री है। सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ये sp3 है। इस कार्बन से तीनों तरफ कार्बन है, ये 3 डिग्री है और सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये sp3 है। यानी कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp3 पे हेलोजन, sp3 पे हेलोजन, sp3 पे हेलोजन, 1 डिग्री पे हेलोजन, 2 डिग्री पे हेलोजन, 3 डिग्री पे हेलोजन। ठीक है? अब इसका नाम करेंगे। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजीन से बाहर वाले कार्बन को, बेंजीन से बाहर वाले sp3 कार्बन को, बेंजीन से बाहर वाले sp3 कार्बन को बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं गुड्डू। ये बेंजाइलिक पोजीशन है। इसका नाम रखा है, क्या रखा है तुम्हारा नाम? क्या रखे थे बे? ए भाई तुम्हारा नाम क्या रखे थे? बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये है प्राइमरी बेंजाइल हेलाइड। दिस इज प्राइमरी बेंजाइल हेलाइड। हेलोजन का नाम रख दो, क्लोरो ब्रोमो जो भी रखोगे। नजर भाई यार नजर भाई बोल रहे हैं आप इतना छोटा कैसे लिख लेते हो? मैं तो इससे भी छोटा लिख सकता हूँ यार। और फिर आप जब फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे तो फिर मैं आपसे पूछना आऊंगा कि आप है ना कोई दवाई का नाम ऐसे क्यों लिख देते हो? ऐसे। अरे भाई सांसें चलानी है, निपटाना थोड़ी ना है। पहले आप दवाई का नाम बढ़िया राइटिंग में लिखते हो ऐसे, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी दुकान चलने लग जाती है, आपका ऐसे 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 हो जाता है, फिर आपकी दुकान और चलती है तो फिर ऐसे, फिर आपकी दुकान की दवाई आपकी दुकान पे ही मिलती है, तो फिर आप ऐसे क्यों लिखने लग जाते हो? क्यों करते हो ऐसा कि दूसरे मेडिकल स्टोर को समझ में ही नहीं आता कि ये क्या लिखा है? बताओ, हम कुछ कहते हैं क्या इस बारे में? ठीक है, और हम तो फिर भी बोल रहे हैं, हम तो फिर भी बोल के स्पेलिंग बोल रहे हैं, आप तो वो भी नहीं बोलते। ठीक है, ये भी बेंजाइलिक पोजीशन है और सेकेंडरी है, तो दिस इज सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड।
सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, ये क्या है आपका टर्शरी बेंजाइल हैलाइड, दिस इज टर्शरी बेंजाइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब ये सब क्या थे, ये सब sp3 वाले थे, मतलब आपको ऐसा दिख सकता है या अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन दिख सकता है या बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजन दिख सकता है, सब sp3 वाले हैं। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 वाले कैसे दिखेंगे? sp2 वाले देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हेलोजन, इस कार्बन को जरा नजर मार के देखिए, इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड जुड़ा है, ये sp2 है। इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन, ये आपकी कौन सी पोजीशन है? विनाइलिक पोजीशन है। इसका नाम होता है विनाइल हैलाइड। क्या है ये? विनाइल हैलाइड, इसका नाम है विनाइल हैलाइड। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड। इसी तरह से अगर मैं आपको इसको रिंग में डाल के दे दूं, ऐसे रिंग में, ये पाई और हेलोजन, अगेन आप देखोगे तो दिस कार्बन इज sp2, तो ये भी आपका विनाइल हैलाइड है, रिंग वाला विनाइल हैलाइड, क्योंकि विनाइल पोजीशन पे, ये sp2 वाली पोजीशन जो है ना, ये विनाइल पोजीशन है, विनाइल पोजीशन पे हेलोजन लगा है, तो दिस इज ऑल्सो विनाइल हैलाइड। फिर अगर मैं आपको एरोमेटिक रिंग पर हेलोजन लगा के दे दूं, तो ये अराइल पोजीशन पे हेलोजन है, अराइल पोजीशन पे। अगेन ये कार्बन कैसा है? sp2, और ये बेंजीन है, इसलिए इसको अराइल बोलते हैं, और अराइल पोजीशन पे आपका हेलोजन है, तो अराइल हैलाइड। अब इसमें आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी अटरम सटरम लगा दो इसमें, अटरम सटरम मिथाइल लगा दिया, तब भी क्या रहेगा? ये अराइल हैलाइड ही रहेगा, अराइल हैलाइड ही रहेगा ना तब भी। ये पूरा का पूरा आपका क्लासिफिकेशन हो गया हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, sp3, sp2, sp2 विनाइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, ये अलाइल, बेंजाइल और नॉर्मल अल्काइल हैलाइड हो सकता है। हम तेरे शहर में आए, तेरा होमवर्क चेक करने, भूलना था तो फिर रिएक्शन पड़ी ही क्यों थी, रिवीजन क्यों नहीं करते तुम गुड्डू, रोज लिख लिख के याद किया नहीं करते, टिक 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 टिक, हम तेरे शहर में आए हैं गुड्डू भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है। वो चिड़चिड़ा है, बदबूदार है, खुशबूदार है, खुशमिजाज है, हैशटैग समा के परिवार का है, कैसा है? आइए, ये आपका कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, याद है आपको? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहां पर डेल्टा प्लस होएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, और कहीं पर भी प्लस और माइनस आ गया, कहीं पर भी प्लस और माइनस आ गया तो वो कैसा होगा? पोलर। तो ये बॉन्ड कैसा होता है आपका? पोलर बॉन्ड होता है। कार्बन हेलोजन के बॉन्ड का नेचर पता चल गया साहब, वो पोलर होता है। अब अगर मैं यहां पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपसे पूछूं, तो आप मना थोड़ी ना करोगे मुझसे, आप मुझसे मना करोगे क्या? नहीं, बता दोगे आप तो, आप बोलोगे आदेश करो सर क्या है? राई, रबर, रकल, रफ, राई रबर रकल रफ।
आपको पता है जो बॉन्ड लंबा होता है वो कमजोर होता है। लंबी चौक टक देने से टूट जाती है, छोटी चौक का टुकड़ा नहीं टूटता ना यार, ठीक है ना। लंबी चौक आराम से टूट जाती है, छोटी चौक का टुकड़ा नहीं टूटता। मतलब एक गहरी बात तो आपको ये पता है कि बॉन्ड लेंथ अगर आपने निकाल ली तो उसका उल्टा करते ही बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है गुड्डू भैया, बताइए। तो सभी लोग चीख चीख के कह रहे हैं सर राई रबर रकल रफ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि सर ये 2p 5p, ये 2p 4p, ये 2p 3p और ये 2p 2p, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ही आ जाएगा। क्लियर है। 2p 2p में अच्छी ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना। ये काम आएगा अभी कि आरएफ का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्लियर है। बताइए। अक्षिता कह रही है हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ओसी, वेरी सिंपल। एवरी डे अटेंड क्लास, डू डीपीपीज, डू मॉड्यूल्स इफ अवेलेबल and revise time to time by writing down the reactions and learn that reactions and apply to the questions and get the full marks. Very simple. और बाकी सब सिर्फ व्यूज अटेंड करने के लिए। आप कोई भी वीडियो देखोगे ना सिर्फ वो सिर्फ व्यूज अटेंड करने के लिए। हाउ टू गेट 720, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। अरे भाई एक ही सॉल्यूशन है, द ओनली सॉल्यूशन यू हैव, सुन लो मुझसे, पढ़ाई कंसिस्टेंटली। द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल वीडियोस। उनका अंत में मतलब जैसे होता है ना कि एक निबंध लिखते हैं पूरा का पूरा, उसमें अंदर कुछ भी बोलते जाओ कुछ भी बोलते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। काम की बात तो यही है ना, काम की बात तो यही है। आओ, तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बाद में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये काम आती है और आपको मैं ये बात प्रूफ भी कर दूंगा और आप बोलोगे हाँ हाँ सर सही कह रहे थे आप। आज रिवीजन क्लास नहीं है, आज वो है पीवाईक्यू सेशन है, और बाकी मैं आपको वो समरी लेक्चर दे दूंगा, उससे रिवीजन हो जाएगा आपका। आपको पीवाईक्यू सेशन रखा है, कब तक है, आपके आगमन तक। पीवाईक्यू सेशन में जरूर जरूर आना, जलूल जलूल। तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब तीन तरह की रिएक्शंस जो है वो हेलो एल्केन शो करता है, जिसमें से दो तो अपन ने पढ़ ली। ठीक है, दो तो अपन ने पढ़ ली। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम एस एन रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ी अपन ने, SN1, SN2, SNI, SNNGP, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में डन कर चुके हैं। E1, E2, E2 हॉफमैन और E1CB,
पढ़ चुके हैं, हाँ। और रिएक्शन विद मेटल, वुड्स रिएक्शन याद आ रही है? वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की सोडियम ट्राइथर के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नोट कर लीजिए। अरे डायपोल मोमेंट तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे ना श्रवण भाई। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पूरा फोकस अगली 2 क्लास तक यही रहेगा, पूरा फोकस 2 क्लास तक यही रहेगा। आइए सर, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपके जीवन की वो है एसएन रिएक्शन, बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल लो या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है गुड्डू। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल लो या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बोल लो, एक ही बात है। 2 तरह की होती है ये, एक होती है गुड्डू भैया SN1 और एक होती है SN2। SN1 की फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 की जो होती है वो होती है आपकी बाईमोलिकुलर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब बायोमोलिकुलर। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब बायोमोलिकुलर। इसको पढ़ेंगे बिल्कुल चौड़ में, इसको पढ़ेंगे बिल्कुल चौड़ में। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको दोनों का, सिर्फ ये भी बताऊंगा ये 1 कैसे आया, N कैसे आया, S कैसे आया, यूनिमोलिकुलर क्यों है, रेट क्या होगी, कितने स्टेप की होगी, स्लो स्टेप क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ग्राफ कैसे बनेंगे, सब पढ़ेंगे इसको चौड़ में, इसका पूरा ऐसे सब समझिए ना, चौड़ में पढ़ लेंगे इसको एकदम। ये आपका अल्काइल हैलाइड है, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना अल्काइल हैलाइड की, RX से क्या बनेगा वो देख रहे हैं। तो आपको क्या लगा, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं आगे वाले चैप्टर हाइड्रोकार्बन के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत सारे। अब इस चैप्टर के माध्यम से अगला चैप्टर इसके साथ साथ चल रहा होगा, फिर अगला चैप्टर साथ साथ चल रहा होगा, ऐसे आगे के सारे चैप्टर अब कंबाइन। दिस इज नॉट चैप्टर वाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए कंबाइंड सब्जेक्ट। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां सॉल्वेंट की बहुत अहम भूमिका है। यहां पहले बनता है कार्बोकेटाइन, फिर उस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, फिर बनता है आपका RNU। और अगर कार्बोकेटाइन बना है तो गुड्डू भैया स्वयं चीख चीख के कह रहे हैं अरे सर फिर तो रीअरेंजमेंट भी होगा। हाँ भाई होगा ना, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। और गुड्डू भैया कह रहे हैं कि सर जब कार्बोकेटाइन बनाए एक ऑक्टेट कंप्लीट से एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनाए तो सर ये तो स्लो स्टेप होगी। जी हाँ, ये स्लो स्टेप भी होगी, RDS भी होगी, हालांकि यहाँ नहीं बताना चाहिए था, फिर आगे क्या बताऊंगा। सर यार मतलब कुछ नहीं पढ़ा है तू भी समझ में आ रहा है। जी हाँ, दिस इज द क्वालिटी ऑफ माइंड, मतलब रिएक्शन की क्वालिटी है। आओ, यहां पर क्या होगा, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से चल रही होगी कि यहां न्यूक्लियोफाइल है और हमें लेना है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और यहां से न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे की तरफ लगता है, जिस तरफ हेलोजन है उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल बनता है, जिस तरफ हेलोजन है उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल लगता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। वो सब बताऊंगा मैं आपको, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है सब बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है गुड्डू, इसलिए रीअरेंजमेंट संभव है। यहां इंटरमीडिएट नहीं बनता गुड्डू, इसलिए रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं होगी।
Every and each chapter of organic chemistry is connected very just like ionic bond, just like ionic bond, very very connected, close packing. भूलना था तो फिर हाइड्रोकार्बन पड़ा ही क्यों था, सोचने के लिए एक बार मौका दे दे, हम तेरी गिलास में आए गुड्डू भैया, हम तेरी गिलास में आए गुड्डू भैया। आज की रात PYQ का सेशन रखा है, भूल मत जाना उसमें आना, क्योंकि है आना। चलिए सर, अब पढ़ेंगे चौड़ में। चौड़ में, चौड़ है भाई, चौड़ है। चौड़ में हेडिंग लगाइए SN1 रिएक्शन। पूरा SN1 में चौड़ में पढ़ना है, चौड़ में, पूरा चौड़ में पढ़ेंगे, ठीक है। SN1 क्या है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी स्वयं की SN1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर 1 क्या है? यूनिमोलिकुलर, N क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, S क्या है? सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। कुछ भी बोल लो, सब एक ही बात है। अब फोकस कर लेना, अब स्पीड स्पीड कुछ भी नहीं है, पंजा भाई, है ना। अब ध्यान से प्लीज फोकस करके सुनेंगे। अगर इस पेज को आपने पढ़ लिया तो अगले 2-3 पेज आपके कदमों में होंगे, आपके कदमों में। आइए सर, यहां पर आपका R1 है, R2 है, R3 है, और यहां पर आपका हेलोजन है। इसकी रिएक्शन जो है आपने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कराई है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। एक प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा जिसमें जिस तरफ हेलोजन है उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल लग जाए। एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें जिस तरफ हेलोजन है उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल लग जाए। जिस तरफ हेलोजन है उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल लग जाए तो उसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल लग जाए उसको बोलते हैं इनवर्जन प्रोडक्ट। और ये दोनों बराबर बराबर बनते हैं और ये एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। बराबर बराबर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या कहलाती हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहलाती हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ये सारी बात आपको पता चलेगी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, वो है मैकेनिज्म से। क्या बोल रहा है नजर भाई? बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। यार नजर भाई, यार इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो भाई यार? पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा करो यार, जिंदगी में कुछ नहीं रखा भाई। नजर भाई, देखने का नजरिया बदलो यार, बुरा मत मानना। सारा गेम इस बात का है कि आप इस दुनिया को किस तरह से देखना चाहते हो। दैट्स द ओनली पॉइंट। आप दुनिया को किस तरह से देखना चाहते हो, आपको दुनिया उसी तरह से दिखेगी। अगर आप दुनिया को बहुत हार्ड तरीके से देखना चाहते हो, दुनिया आपको हार्ड दिखेगी। दुनिया को आप सिंपल तरीके से देखना चाहते हो, दुनिया आपको सिंपल दिखेगी।
दुनिया में आप खुश लोगों को देखना चाहते हो, आपको लोग खुश नजर आएंगे। आप लोगों को दुखी देखना चाहते हो, लोग आपको दुखी नजर आएंगे। देखने का नजरिया है, और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर इफ यू रियली वांट टू एंजॉय, इफ यू रियली वांट टू लीव योर लाइफ वेरी पॉजिटिवली, तो सिर्फ पॉजिटिव देखो ना यार। पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव करो, दुनिया के लिए अच्छा करो, मजा आएगा आपको, आपको खुशियां मिलेगी और अच्छा लगेगा। सर नेगेटिव क्यों सोचना है भाई। आओ देखो भाई, ये अल्काइल हैलाइड है। प्लीज फोकस हियर, अब इधर फोकस करेंगे, कुछ भी और बात नहीं करनी है, इधर फोकस करें। इसमें आपने क्या ले रखा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है पानी, है ना। सबसे बढ़िया एग्जांपल है पानी। ठीक है। अब आप जानते हो यहां कार्बन है और ये हेलोजन है, और कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये डेल्टा प्लस होगा और ये डेल्टा माइनस होगा। ठीक है, दिस इज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये बॉन्ड अपने आप तो नहीं टूट सकता, क्योंकि अगर अपने आप टूट सकता होता तो ये कभी जिंदगी में बन ही नहीं पाता। कभी आपको अल्काइल हैलाइड देखने को ही नहीं मिलता आपकी स्वयं की 6x6 वाली आंखों से। अरे यार साहिल भाई, साहिल भाई, हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ ले भाई, कुछ ना रखा है इन बातों में, और मुझे पढ़ा लेने दे, है ना। मूड मत खराब कर, फोकस करके पढ़ा लेने दे भाई, है ना। अभी सब धरा का धरा रह जाएगा तेरे नेगेटिव तेरे पॉजिटिव के चक्कर में, इधर पढ़ ले, कुछ नहीं रखा। ठीक है ना, इतना अभी ज्ञानी मत बनो, इतने बड़े नहीं हुए अभी तुम। इधर आओ, सुनिएगा ध्यान से। ये अपने आप टूट नहीं सकता, क्योंकि अगर अपने आप टूट सकता होता तो कभी जिंदगी में बन ही नहीं पाता, कभी आपको अल्काइल हैलाइड दिखता ही नहीं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जो इस बॉन्ड की एनर्जी को कंपनसेट कर दे। एक्चुअल में इसको ऐसे समझो कि ये हमारी भाभी है और ये भैया है, भैया भाभी भैया भाभी, ठीक है ना। अब इनके बीच में वैसे ही खटास आ गई, क्योंकि इस पे प्लस है इस पे माइनस है, मतलब इनके बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, मतलब पहले से ही इनके बीच में खटास है। और भैया भाभी जो है वो एक दूसरे से परेशानी है, और भैया जो है फिर भी साथ दे रहे हैं, है ना, लेकिन दिक्कत है, मतलब परेशानियां हैं। और ये जो मैं स्टोरी बना रहा हूँ, दिस स्टोरी इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए है। इसका डिस्क्लेमर बोल रहा हूं मैं पहले से, इसका दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, कोई पात्र नहीं है, सब पात्र फेक है। तो प्लीज फोकस करके, हम सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ने के लिए ये स्टोरी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या चाहती हैं, ये चाहती हैं कि भैया इनके जीवन में से निकल जाए, और उसके लिए इन्होंने पानी नाम के गुंडे हायर कर लिए। पानी नाम के गुंडे हायर कर लिए, और पानी नाम के गुंडे जो है भैया को चारों तरफ से चौतरफा घेर लेते हैं इस तरह से। ये बॉन्ड अपने आप तो टूट नहीं पा रहा, तो पानी नाम के गुंडे जो है, पानी नाम के गुंडों ने चौतरफा भैया को घेर लिया। आप जानते हो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भैया को चौतरफा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। भैया फाइट कर रहे हैं इन सब से, लेकिन ये सब इनको भैया को पुल कर रहे हैं, इनको किडनैप करना चाह रहे हैं, इनको ले जाना चाह रहे हैं। एक ऐसा भैया कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हैं, भैया नहीं चाहते इस यहां से बॉन्ड ब्रेक करना, लेकिन ये पानी नाम के गुंडे इतने सारे हो जाते हैं कि धीरे धीरे कर करके भैया फाइट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा, टक देने से यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, और भैया जो है पूरी तरह से इन गुंडों की चपेट में आ जाएंगे, और पूरी तरह से ये गुंडे उनको घेर लेंगे और ले जाएंगे और सॉल्यूबल कर लेंगे। वो मोमेंट जिस पे ये बॉन्ड टूट रहा होगा, तब यहां पूरी तरह से प्लस और यहां पूरी तरह से माइनस जनरेट हो जाएगा, और वो कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा। वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ध्यान से समझना। वो कुछ ऐसा नजर आएगा, यहां पर पूरा प्लस, और वो भैया जो है एक्स माइनस, और यहां पर आपका R1, यहां पर आपका R2, यहां पर आपका R3।
हमें क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी? क्योंकि अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता तो ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूट नहीं पाता। इसको तोड़ने में कौन मदद कर रहा है? हमारी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मदद कर रहा है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन और एनायन दोनों सॉल्यूबल होते हैं, और सॉल्यूबल होते हैं तो सॉल्युबिलिटी के नाम पे जो एनर्जी निकलेगी, जैसे पानी है तो पानी के नाम पे जो एनर्जी निकलेगी वो हाइड्रेशन एनर्जी, वो इतनी रही होगी जितनी इस बॉन्ड की एनर्जी रही होगी, तब जाके बॉन्ड टक्क देने से टूटेगा। ठीक है, अब भैया का साथ तो छूट गया, ये फ्री, जीवन का सत्य है, ये फ्री, थोड़ी बहुत देर दुख वुख होगा। उसके बाद क्या बना है? कार्बोकेटायन बना है, और कार्बोकेटायन बना है तो वो रीअरेंज भी हो सकता है, अपने आप को सुधार लेंगे मेकअप वेकअप करके थोड़ा बढ़िया से एकदम मस्त चकाचक, और ये कार्बोकेटायन अपनी शक्ल को वापस से सुधार लेगा। सुधारने के बाद वापस रेडी है वो, तो वापस रेडी है। खैर, ये जो प्रोसेस है कार्बन हेलोजन के बॉन्ड के टूटने का, अपने आप तो टूट नहीं रहा था, मानता हूं इनके बीच में खटास चल रही थी, पानी नाम के गुंडे आए तो उन्होंने इसको ब्रेक कराने की कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से ये टूट पाए और घुल गए। आप यहां से एक ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसी से एक ऑक्टेट इनकंप्लीट स्पीसी बना रहे हो, यही तो आपकी स्लो स्टेप है, यही तो आपकी आरडीएस है, यही तो आपकी स्लो स्टेप है, यही तो आपकी आरडीएस है गुड्डू भैया। और अगर यह आपकी स्लो स्टेप है, यही आरडीएस है, तो रेट, मॉलिक्यूलरिटी, हर चीज इसी से डिफाइंड होगी गुड्डू भैया, क्योंकि हम वो स्लो स्टेप से ही डिफाइन करते हैं। अभी इसके आगे क्या हो रहा है वो बात की बात है। टूटने के बाद ये कार्बोकेटायन बना है, और कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर ये रीअरेंज हो सकता होगा तो हम इसे रीअरेंज कराएंगे। क्लियर है? आप खुद दिल पर हाथ रख के बताना कि ये रिएक्शन से ये केटायन कब जल्दी बनता, तब जल्दी बनता जब ये स्टेबल बनता, मतलब ये बॉन्ड जल्दी कब टूटता, ये बॉन्ड जल्दी तब टूटता जब सामने वाली चाहती होती कि टूट जाए, मतलब वो टूटने के बाद स्टेबल फील कर रही होती, मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होता। यानी कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटायन होगा उतनी जल्दी वो बॉन्ड वहां से टूट जाएगा, क्योंकि टूटने के बाद कोई दर्द ही नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, हाँ ठीक है जा निकल फेरी। अगर मैं यहां पर रेट लो लिखूं, रेट लो, तो रेट लो किस पे डिपेंड कर रहा है? यहां पे दो आइटम थे, एक अल्काइल हैलाइड था, एक न्यूक्लियोफाइल था। अभी तक तो न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में ही नहीं है, अभी तो स्लो स्टेप में कहीं न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है क्या? कहीं न्यूक्लियोफाइल नजर ही नहीं आ रहा। तो रेट किस पे डिपेंड कर रही है? अल्काइल हैलाइड और पानी पे, और पानी जो है वो तो अथाह है, इनफाइनाइट है, तो पानी का तो कितना ले लेंगे? कंसेंट्रेशन 1, तो ये हो जाएगा K टाइम्स अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड हो गया मतलब कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो स्लो स्टेप में पिक्चर में आया ही नहीं। रेट सिर्फ और सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको पता है। अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? शुरुआत में आपने कितने मॉलिक्यूल लिए थे? एक मॉलिक्यूल ये अल्काइल हैलाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या अभी तक न्यूक्लियोफाइल आपके पिक्चर में आया? आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की पिक्चर चल रही है, न्यूक्लियोफाइल का तो अभी तक कोई रोल ही नहीं आया। तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक अल्काइल हैलाइड, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मान लीजिए आपको इस तरह से दिया होता क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें अल्काइल ग्रुप सेम है। अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम हो गया तो पूरे पूरे रेट किस पे डिपेंड कर रही है? आर पे भी और एक्स पे भी डिपेंड कर रही है। अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम हो गया तो ये बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा उस बात पे भी तो रेट डिपेंड कर रही है। और वो जल्दी कब टूटेगा? जब भैया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हाँ ठीक है चल चल
भैया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। निकलने के बाद लिविंग ग्रुप कितना स्टेबल फील कर रहा है, तो आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस, आप जानते हो निकलने के बाद आई माइनस बी आर माइनस से ज्यादा, बी आर माइनस सी एल माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है। किचन और होल वाली बात, छोटा सा सीएल और बड़ा सा आयोडीन, आप जानते हो इस बात को। तो बनने वाले केटायन पे और निकलने वाले लिविंग ग्रुप पे, दोनों पे रेट डिपेंड कर रही है गुड्डू भैया। ऑर्डर आ गया, मॉलिक्यूलरिटी आ गई। स्लो स्टेप ये है, कार्बोकेटायन बना है। अब अगर कार्बोकेटायन बना है, अगर वो थोड़ा सा बिगड़ गया, मान लो थोड़ी, ठीक है, मतलब टूटा बॉन्ड, शक्ल उतनी अच्छी नहीं बनी, और अगर वो अपनी शक्ल को सुधार सकता होगा आगे जीवन को चलाने के लिए, तो वो सुधारेगा। कार्बोकेटाइन के पास एक स्पेशल फीचर है, वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। वो अपने आप को रीअरेंज करके मेकअप वेकअप लगा के वापिस से सुंदर हो जाएगा, और फिर एंट्री होगी, फिर एंट्री होगी इसके जीवन में किसी न्यूक्लियोफाइल की, किसी और की। और ये जो कार्बोकेटाइन है गुड्डू, ये कार्बोकेटाइन क्या है? कार्बोकेटाइन का मतलब है वैकेंट पी और बाइटल। जैसे ये एक R1 R2 और ये R3, और यहां पर है ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, दिख रहा है आपको ऊपर और नीचे। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है, फाइनल कार्बोकेटाइन जहां पहुंचेगा, वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। या फिर मैं ऐसे रख दूं तो वो आगे से भी आ सकता है, वो पीछे से भी आ सकता है। या फिर मैं ऐसे रख दूं तो वो इधर से भी आ सकता है, वो इधर से भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल आपकी एंट्री इधर से भी ले सकता है, और वही न्यूक्लियोफाइल आपकी एंट्री इधर से भी ले सकता है, क्योंकि ये तो sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है। बात समझिएगा गुड्डू भैया, ये तो sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ये तो ऐसा हो गया ना गुड्डू भैया, दिस इज जस्ट लाइक दिस, ये तो ऐसा हो गया ना, ये तो ऐसा हो गया, R1 R2 R3 ट्राइगोनल प्लेनर। तो वो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी एंट्री कर सकता है, और वो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है, सब इधर को झुक जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है तो सब इधर को झुक जाएगा। बात समझ गए? तो इसलिए इसलिए यहां से अगर न्यूक्लियोफाइल हेलोजन के अपोजिट साइड से आ रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, हेलोजन वाली साइड से आ रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर बराबर हैं गुड्डू भैया। क्लियर है? कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहली स्टेप स्लो है, स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर मैं रेट की बात करूं तो वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ऑर्डर 1 होगा। स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक अल्काइल हैलाइड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल तो पिक्चर में ही नहीं आया स्लो स्टेप में, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर मैं रेट की बात करूं तो जितना ज्यादा स्टेबल ये केटायन बनेगा, उतनी जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्ट देंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री वाले। अगर मान लीजिए अल्काइल ग्रुप आपका सेम है तो निकलने वाले लिविंग ग्रुप पर डिपेंडेंसी आएगी। लिविंग ग्रुप कितना ज्यादा स्टेबल है निकलने के बाद, वो आई माइनस है, बी आर माइनस है, सीएल माइनस है, उस बात पर डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? प्रोडक्ट बनता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। बराबर बराबर बनते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों दिया था? क्योंकि कार्बन हेलोजन का बॉन्ड अपने आप नहीं टूट सकता था, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का सहारा लिया। क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन और एनायन दोनों सॉल्यूबल हो जाते हैं, और सॉल्युबिलिटी के नाम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कितनी होती है? इस बॉन्ड की एनर्जी के बराबर होती है, कंपनसेट करने के लिए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। यहां पर मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूं, जो असर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस के लिए पूछी जाती है। वो क्या है? सुनिएगा ध्यान से। जब ये
आर और एक्स का बॉन्ड टूट रहा होता है, वो आखिरी मोमेंट, वो आखिरी पल, दैट लास्ट मोमेंट, जब ये पूरी तरह से आर प्लस और ये पूरी तरह से एक्स माइनस बन गए होंगे, लेकिन अभी भी ये चिपके हुए हैं, अभी भी ये एक दूसरे से जुदा नहीं हुए हैं, बस वो अगला ही मूवमेंट है, द नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट मिली 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 सेकेंड जिसमें ये अपार्ट हो जाएंगे. दिस इज द मूवमेंट व्हेन कंप्लीट आर प्लस एंड एक्स माइनस फॉर्म. दिस इज द लास्ट मूवमेंट कॉल्ड एज इंटीमेट आयन पेयर और टाइट आयन पेयर. इंटीमेट आयन पेयर या टाइट आयन पेयर, दिस इज द लास्ट मोमेंट जब ये प्लस और माइनस आखिरी बार चिपके होंगे. इसके जस्ट बाद यहां से पानी की धार चलेगी और ये सेपरेट हो जाएंगे. उस आखिरी मोमेंट पर अगर वो न्यूक्लियोफाइल इधर से एंट्री मारना चाहे तो ये भैया देख लेंगे, ओए अभी तो मैं उसके जीवन से गया भी नहीं, तू इधर से आ जाएगा क्या, तू भी माइनस, मैं भी माइनस, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी, आके दिखा, रेपट मार के भगा देंगे भैया से भैया. तो इधर से एंट्री अलाउ ही नहीं है गुड्डू, नॉट अलाउड. तो वो न्यूक्लियोफाइल तो पहले से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही ये प्लस बने, भैया दूर हुए, जैसे ही प्लस बना, जैसे ही प्लस, अभी भी एक्स माइनस इधर जुड़ा ही हुआ है, अगला मूवमेंट तो अलग है, अभी तक भी वो मूवमेंट है जब एक्स माइनस चिपका हुआ है, तो वो इधर से तो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो भरा बैठा है, तो वो इस साइड से तो नहीं आ सकता भैया के डर से, लेकिन वो पहले से ही इस साइड से आ जाएगा. मतलब 1-8% तो ऐसा चांस है कि न्यूक्लियोफाइल जैसे ही ये प्लस बने आते ही चिपक जाए और अगले मूवमेंट पर भैया जा रहे हैं. मतलब पहले से ही पीछे वाला प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया. कहने का मतलब है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा रिटेंशन प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो पहले से ही पीछे से एंट्री मार लेता है जैसे ही पूरा प्लस बन गया. बात समझ में आ गई? इंटीमेट आयन पेयर या टाइट आयन पेयर, इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा रिटेंशन से ज्यादा बनता है, लेकिन ये आपको कब करना है, जब असर्शन रीजन या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए तब. ओनली फॉर AR क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. इसको बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर या टाइट आयन पेयर. होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी गुड्डू भैया, होपफुली सारी बातें क्लियर होंगी. 2 स्टेप की रिएक्शन है, पहले स्टेप स्लो स्टेप है, उसमें इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट रीअरेंजमेंट होगा, रेट पे डिपेंड कर रही है. रेट कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा स्टेबल, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप, प्रोडक्ट रेसिप मिक्सचर, इन्वर्जन ग्रेटर देन रिटेंशन. असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया, सारी बातें. मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड्डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. वेरी गुड. थोड़ा सा ये ज्यादा बनता है इन्वर्जन वाला, 1-8%, वो थोड़ा कम बन जाता है. लेकिन आप प्रोडक्ट ऐसा ही बनाओगे, ये सिर्फ असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? वेरी गुड साहिल. मस्ती मत क्या कर साहिल यार, ठीक है यार. मतलब मैं देख गुस्सा तब होता हूँ भाई साहिल भाई जब मैं समझा रहा होता हूँ, वरना नहीं होता मैं, है ना. बाकी तुम मेरे से मजाक मस्ती करो, मैं कभी कुछ बोलता हूँ क्या तुमको? अब वो मैं समझा रहा था, तू बीच में ऐसा, फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है यार, सॉरी. अब इस रिएक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने मुंह से बोल के बताई वो लिख लेते हैं तुरंत. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन.
SN1 रिएक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए सर, सबसे पहली चीज तो कितने स्टेप की रिएक्शन है, दूसरी चीज स्लो स्टेप कौन सी है, तीसरी चीज इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, चौथी चीज आपका रीअरेंजमेंट होगा क्या, पांचवी चीज रेट किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड, उसका कोफिशिएंट 1 है तो ऑर्डर बराबर 1 होगा। मॉलिक्युलरिटी स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। स्टेप स्लो स्टेप इंटरमीडिएट, कितने स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप की रिएक्शन है, सॉरी 2 स्टेप की रिएक्शन है। स्लो स्टेप कौन सी है, फर्स्ट स्टेप, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट होगा। फिर अगर मैं यहां पर रेट ऑफ SN1 की बात करूं गुड्डू भैया, रेट ऑफ SN1, तो रेट ऑफ SN1 किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, आइए। रेट ऑफ SN1 पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ध्यान रखें, बच्चा पैदा होना मुश्किल है, बड़ा तो हो ही जाएगा, तो जो पहला कार्बोकेटाइन है वो इंपॉर्टेंट है, फिर वो रीअरेंज तो कर ही जाएगा, वो मुश्किल से हुआ है। हाँ नजर भाई तुम्हारी वजह से हुआ है सब, ठीक है ना, साहिल भाई नाराज हो गए। हाँ जब तुम यार, तुम मजे लेते हो यार नजर भाई यार, तुम्हारे चक्कर में हुआ है ये जो भी हुआ है। रेट ऑफ SN1, अब वो रूठ गए, अब उनको मनाओ। तो रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, और आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जानते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3 प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां से अगर मैं रेट ऑफ SN1 लिखूं, रेट ऑफ SN1 लिखूं, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा, और 1 डिग्री से CH3X। और CH3X में तो होती ही नहीं है ना, SN1 ही नहीं होती, कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब सुनो तो, ये तो रेट ऑफ SN1 का फर्स्ट पार्ट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर मान लो सेकंड पार्ट, इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम, अगर आपका अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए तो उस केस में किस पे डिपेंड करेगी, उस केस में रेट ऑफ SN1 हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आप जानते हो, लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑर्डर I-, Br-, Cl-, F-। आप जानते हो कि I- का साइज इतना बड़ा है, उसमें माइनस डिस्पर्स पड़ा है, F- का साइज छोटा सा है, उसमें माइनस पास पास पड़ा है। इसे और माइनस बोलो, मेरे इतना माइनस में रिपल्सन आ रहा है, माइनस माइनस इतना सा है, वो बोलो मेरा रिपल्सन आ रहा है यार, पूरा पैक कर दिया माइनस से, और ये इतना बड़ा है और माइनस ऐसे दूर दूर पड़ा है, कोई रिपल्सन नहीं है, दुखी ये है, ये कम दुखी है, और जो कम दुखी है वही खुश है। वाह यार क्या बात बोली है, जो कम दुखी है वो खुश है। और अगर मैं यहां पर रेट ऑफ SN1 की बात करूं, तो रेट ऑफ SN1 RI में RBR से ज्यादा, RBR में RCl से ज्यादा, और RCl में RF से ज्यादा, और RF में तो होती ही नहीं है क्योंकि इसका बॉन्ड मजबूत होता है तो तोड़ना मुश्किल है। दिस इज द रेट ऑफ SN1 के दोनों ऑर्डर। अगला पॉइंट, यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है गुड्डू भैया, प्रोडक्ट बनता है यहां पर रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बनता है।
कभी कभी इन्वर्जन रिटेंशन से ज्यादा हो जाता है, ओनली फॉर AR और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको ये लगाना है। अगला पॉइंट, हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया? टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ कार्बन हेलोजन सो दैट दैट एनर्जी कंपनसेट, है ना। इन दिस polar protic solvent is required to compensate the bond energy of RX bond, as in polar protic solvent both cation and anion are soluble and that solvation energy compensate bond energy of RX of RX। इस रिएक्शन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करने लग जाता है, तब इस रिएक्शन को बोल देते हैं सॉल्वोलाइसिस। इफ सॉल्वेंट itself act as nucleophile, then reaction is known as सॉल्वोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस अगर वाटर हो, अल्कोहलोलाइसिस अगर दारू हो, अमोनोलाइसिस अगर अमोनिया हो। क्लियर है? ये सारे पॉइंट क्लियर है क्या आपको? तुरंत नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और पॉइंट्स लिखाता हूं, फिर SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। SN1 SN2 दोनों आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करना जरूरी है दोनों का आज के आज। भले ही शाम की 5 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए। लिखने की रफ्तार लाइट से तेज होनी चाहिए, अंधेरे में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी SN1 के अंदर ही पॉइंट्स चल रहे हैं। अगला पॉइंट है, फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1। फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1। SN1 के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं? कब SN1 बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है? नहीं भाई साहिल, RDS में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 में। पुराने ज्ञान को साइड कर दो, नया ज्ञान ग्रहण करो। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। रिमूव पुराना ज्ञान, गेट नया ज्ञान, एंड फिर मजे लो। समझ रहे हो? ठीक है साहिल भाई, आओ। फेवरेबल कंडीशन आपके सामने ही किया है साहिल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके सामने कुछ नहीं किया हो। सब कुछ आपके सामने किया, आपके सामने बॉन्ड तोड़ा है, क्यों टूटा है वो भी बताया है, हर एक चीज आपके सामने साबित करी है। ठीक है साहिल भाई, आइए। सबसे बेहतरीन कंडीशन क्या है? सबसे बेहतरीन कंडीशन है कि आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए, या फिर आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन जाए, या फिर आपको बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन जाए। मजे आ जाए। इससे बेहतरीन कंडीशन हो सकती है क्या? मतलब जैसे मान लो आपको ऐसा मिल जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH और हेलोजन। हेलोजन हटाओ, केटायन बनाओ, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मजा आ गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज। दूसरी चीज, जो आपका लीविंग ग्रुप है वो या तो मॉडरेट होना चाहिए
या स्ट्रांग होना चाहिए? लिविंग ग्रुप शुड बी मॉडरेट या स्ट्रांग। कमजोर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन तो चलेगा ही नहीं। तीसरी बात, यहां पर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए। चौथी बात, यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक चाहिए। अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो रिएक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएगी, वो SN2 करने लग जाएगी। ये बात चौथी वाली अगले रिएक्शन में साबित हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये बात मैं साबित करके बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। अगला पॉइंट, आप जानते हो कि रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है। तो यहां आपके समक्ष नजर के सामने आपके कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं। रेट ऑफ SN1 वर्सेस अल्काइल हैलाइड के बीच में, रेट ऑफ SN1 वर्सेस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के बीच में, और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में। यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां कुछ ऐसा बनेगा। आप जानते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो लीनियरली जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रेट ऑफ SN1 बढ़ेगी। न्यूक्लियोफाइल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, देखो आप, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रेट ऑफ SN1 कांस्टेंट रहेगी। और अगर मैं यहां देखूं तो दो स्टेप की रिएक्शन है गुड्डू भैया, और पहली स्टेप जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी क्योंकि वो स्लो स्टेप है, और इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। शुरुआत में अल्काइल हैलाइड दिया है, बाद में R न्यूक्लियोफाइल बनता है। ठीक है मालिक, ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा आपके समक्ष लिखा हुआ है SN1 का। दिस इज दी SN1। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि SN1 के अंदर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, आप बोलोगे 4 गुना रेट हो जाएगी। आपसे बोले न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कोई बोले इसको दुगुना कर दिया, न्यूक्लियोफाइल को आधा कर दिया, कोई फर्क, डबल हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोले न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 50 लाख गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर SN1 से चल रही है तो। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी के अभी करें। हाँ नजर भाई, आप जा सकते हो, मतलब वो आप थोड़ा सा शाम को अटेंड कर लेना, है ना, बचा हुआ लेक्चर, ठीक है ना। चलिए सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपेयर रेट ऑफ SN1 सॉल्वोलाइसिस, SN1 बोल लो, सॉल्वोलाइसिस बोल लो, हाइड्रोलिसिस बोल लो, ठीक है ना, सबका मतलब एक ही है। अच्छा मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया, कि देखो यहां मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, हेलोजन की जगह पर क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 1 थी इसलिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाह सर वाह, क्या कहने हैं, बहुत सुंदर सर, क्या ही बात कहनी है आपकी। ये है आपका ब स, ये है आपका ब स।
ये है आपका अ, ब और स। कुछ नहीं है, कैटायन बनाओ, स्टेबिलिटी कंपेयर करो, मजे करो, जीवन में क्या रखा है भाई। मजे करने चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं करना चाहिए। नजर के सामने, इधर के पास, नजर के सामने, इधर के पास, कोई रे, वो हो तुम, नजर के सामने, इधर के पास, नजर के सामने, जिधर के पास। करिए। पहला वाला आप लोगों ने निपटा दिया, शाबाश। यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया। यहाँ पर कैटायन, यहाँ पर कैटायन, और यहाँ पर कैटायन। इसके लिए 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके लिए 5 हैं, और इसके लिए 2 हैं। जय जीओसी, जय जय जीओसी, CBA। अरे कल थोड़ी ना, आज है। आज है 6 o'clock वाली क्लास। यहाँ से ClIBr, तो यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से I माइनस, यहाँ से Br माइनस। तो जित जो अच्छा लिविंग ग्रुप, जब अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो फायदे का सौदा होता है, तो BCA। हाँ लाइव रहेगी। ठीक है ना। अभी सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। आई हूँ तेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। आज है क्लास शाम को, ठीक है ना। यहाँ से Br, यहाँ से Br, यहाँ से Br, और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से प्लस, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से प्लस, और यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से प्लस। ठीक है। अब आप देखिए सर कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये बैक बॉन्डिंग बोल लो या रेजोनेंस स्टेबलाइज बोल लो, एक ही बात है। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, केस नंबर 6 रेजोनेंस का सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है बैक बॉन्डिंग की वजह से। यहां पर देखोगे तो यहां पर भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी 4। अब इस ऑक्सीजन का इस पे क्या लग रहा है, -I। इस ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, -I। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसका -I ज्यादा लगेगा, इसका कम लगेगा, और हमारे प्लस को -I पसंद नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A, फिर आपका C, फिर आपका B। ACB, शाबाश। ACB, शाबाश। फोर्थ वाला बताएं। यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन। यहाँ से आपका जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, कार्बोकेटाइन। यहाँ से जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, और यहाँ से जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, और ये आपका एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक के साथ साथ यहाँ पर ये केटायन 7 जगह घूमेगा, तो यहाँ 7 एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ 3 जगह घूमेगा तो 3 एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल A, फिर C और B तो बनेगा ही नहीं भैया, एंटी एरोमेटिक थोड़ा ना बना दोगे।
ACB। फिफ्थ और सिक्स्थ आपके स्वयं के घर पे करके आए। ए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें 7 एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो ज्यादा डीलोकलाइज्ड कार्बोकेटायन है, ज्यादा जगह पे बट जाएगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल फील करेगा। अगला क्वेश्चन 7th नंबर का ये रहा, करें 7 नंबर वाला करें। होमवर्क। ठीक है सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्लोरीन, यहां से क्लोरीन, यहां से क्लोरीन हटाओगे, यहां पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पॉजिटिव, यहां क्या बनेगा, ऑक्सीजन, यहां पॉजिटिव, और यहां क्या बनेगा आपका पाई बॉन्ड, और यहां पॉजिटिव। यहां पर आप देखोगे ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस कर रहा है। जब आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो यहां से ऐसा बनेगा NH डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव। इसकी दूसरी बनाओगे ना, तो यहां ऐसा बनेगा ऑक्सीजन, यहां पॉजिटिव। लेकिन जब आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो वो ऐसी बनेगी, यहां पाई, यहां पॉजिटिव। अब फिर ध्यान से सुनना है ना, यहां पर ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस केटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस केटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, इस वाले का। लेकिन यहां पर अभी भी देखोगे ना, तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन 6, मतलब ये केटायन रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहां पर रेजोनेंस के साथ साथ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, ये फायदा होता है बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, अब इसलिए आंसर आएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, C लास्ट में आएगा। A और B में कैसे जज किया, जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी देगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा आराम से देगा। ABC आएगा बेटा। पहले आप आराम से सोच लो कि आपको ये ग्रैब हो गया क्या। यहां पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वहां फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये क्लियर हो गया क्या, पहले ये सोच लो आप। एक आया न्यूक्लियोफाइल रिजवी, बहुत बढ़िया, सही है भाई, कमाल है यार। चलिए, ये आपकी पूरी तरह से SN1 रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है ना। अब हेडिंग लगाइए बढ़िया से, शानदार तरीके से, SN2 रिएक्शन, इसको भी इसी तरह से चौड़ में पढ़ेंगे। उसके बाद तो बस फिर आसान है सब, एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गया, सब कुछ आसान। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आइए सर, SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब फिर से शांति से, चुपचाप, शांत। आइए ध्यान से देखेंगे गुड्डू भैया, यहां हाइड्रोजन है, यहां ड्यूटेरियम है, यहां ट्रीटियम है, यहां हेलोजन है, और ये आपकी रिएक्शन है। और इस रिएक्शन की, मतलब इस कंपाउंड की किसी न्यूक्लियोफाइल से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन कराओगे, तो यहां से सारा मामला उल्टा पड़ जाएगा। यहां ड्यूटेरियम, यहां ट्रीटियम। कहने का मतलब यह है कि जिस तरफ आपका हेलोजन है, उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब यहां 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा।
100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। और ये हमारे भाई साहब थे एक वॉल्डन भाई साहब, उन वॉल्डन भाई साहब ने ये चीज ऑब्जर्व करी थी, वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन भाई साहब की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो हर किसी को अप्रोशिएट करते थे, अप्रोशिएट, वो हर किसी को अप्रोशिएट करते थे। वो हर किसी को ऐसे बोलते थे, वॉल्डन, वॉल्डन योगेश, वॉल्डन, वॉल्डन योगेश, अप्रोशिएट करते थे वो, अप्रिशिएट नहीं, अप्रोशिएट, वॉल्डन योगेश, वॉल्डन, 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 वॉल्डन। एक्चुअल में वो वॉल्डन इसलिए बोलते थे क्योंकि उनका साइड बिजनेस था, मतलब वो कंक्रीट इंडस्ट्री का साइड बिजनेस भी था उनका, ठीक है। वो ठेके वगैरह लेते थे कंस्ट्रक्शन के, तो वो दीवारें बनवाते थे, तो दीवारें बनवाते थे तो वो बोलते थे वॉल डन, मतलब दीवार बन चुकी है, वॉल डन, वॉल डन, वॉल डन। लेकिन हमें सुनाई देता था कि वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वॉल डन, वॉल डन, वॉल डन योगेश, वॉल डन बर्च, वॉल डन सेंडमेयर, वॉल डन काटरमान, ऐसे हमें सुनाई ऐसे देता था। लेकिन एक्चुअल में उनका कहना यह था कि वॉल डन मतलब दीवार कंप्लीट हो चुकी है। और दीवार के पीछे क्या है, मतलब वो हमेशा उल्टी उल्टी बात करते थे। इसलिए यहां पर उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी, इन्वर्जन वाली। दीवार के पीछे जो भी हो रहा होता था सिर्फ वॉल्डन भाई साहब को पता होता था। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन भी, मतलब भाई ये आपकी दीवार है, इस दीवार के पीछे हेलोजन है, अब हेलोजन के साथ क्या हो रहा है वो सिर्फ वॉल्डन भाई साहब जानते थे, क्योंकि वो ही काम करते थे दीवार के पीछे। हम तो दीवार को इस तरफ से देख रहे थे, वॉल्डन भाई साहब दीवार को इस तरफ से चुन रहे थे, ठीक है ना। तो उनको ही पता था इसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने ही बताया कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से आ रहा है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। और एक और बात बताऊं वॉल्डन भाई साहब के बारे में, वॉल्डन भाई साहब जो है वो थोड़ा सा करतब भी दिखाया करते थे, है ना। मतलब जैसे सर्कस का शो होता था तो पार्ट टाइम वो सर्कस में भी काम किया करते थे। वो बहुत जल्दी से दीवार पे चढ़ जाते थे, है ना, और दीवार पे ऐसे पैर लटका लेते थे, पैर लटका के और यूं उल्टा देख रहे होते थे सबको, और वॉल्डन, वॉल्डन, मतलब वो है ना, दीवार चुनते जाते थे, चुनते जाते थे, चुनते जाते थे, दीवार के ऊपर टॉप पे पहुंच जाते थे और यूं करके, यूं यूं करके बोलते थे वॉल्डन, मतलब उल्टा होके बोलते थे वॉल्डन, वॉल्डन। इसलिए उल्टा उल्टा दिखाई देता था उनको सब, ठीक है ना, उल्टा उल्टा, वर्ल्डन। अब इसके मैकेनिज्म पे फोकस डालेंगे। आइए सर, यहां हाइड्रोजन है, यहां ड्यूटेरियम है, यहां ट्रीटियम है, यहां हेलोजन है, यहां पर है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और यहां पर है आपका न्यूक्लियोफाइल, और वही कार्बन पे डेल्टा प्लस, हेलोजन पे डेल्टा माइनस है। अब पंगा क्या है, गुड्डू भैया ध्यान से सुनिएगा। वो होती है ना पंचतंत्र की कहानियां, वाईजे पंचतंत्र, सुनिए। अब यहां पे आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है और आपको फिर से कार्बन हेलोजन को तोड़ना है, तब जाके वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ पाएगा। लेकिन अब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा तो ये बॉन्ड तो नहीं टूट पाएगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही था जिसमें केटायन और एनायन दोनों सॉल्यूबल हो जाते थे, तब जाके वो बॉन्ड एनर्जी को कंपनसेट कर पाते थे, जो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की औकातिच नहीं है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल, आपको पता नहीं है शायद, न्यूक्लियोफाइल पहले भी पिक्चर में था, लेकिन वो पहले उनके बॉन्ड को टूटने दे रहा था। उसी ने वो पानी नाम के गुंडे भेजे थे SN1 रिएक्शन में कि जाओ पहले उस बॉन्ड को तोड़ के आओ, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं आऊंगा। वो बहुत सेफ साइड खेल रहा था वहां पे। हालांकि उसने टाइट आयन पेयर पे जैसे ही प्लस बना हमला करने की कोशिश करी थी, तो भैया को इस बात का इल्म तो हो ही चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का इतना बजट नहीं है कि वो पानी नाम के गुंडे भेज पाए, तो इसका मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। और यहां चाहिए फिर तगड़ा आशिक, मतलब यहां पर क्या चाहिए, तगड़ा न्यूक्लियोफाइल चाहिए। वहां कैसा न्यूक्लियोफाइल था, उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो डरपोक था, सीधे सीधे सामना नहीं कर पा रहा था भैया हेलोजन का। तो पहले उसने पानी नाम के गुंडे भेज के वो बॉन्ड को तुड़वाया। अब यहां पर उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास जिगरा है, जिगरा, जिगरा है, जिगरा। उसके पास क्या है, जिगरा। अब की बार न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रांग है, तगड़ा आशिक है।
तगड़ा आशिक है, तो यहां पर वो क्या करता है, जिस तरफ भैया लगे हुए हैं, हिम्मत देखना उसकी, वो उसी तरफ से इस डेल्टा प्लस पे आता है और इस हेलोजन को तोड़ने की कोशिश करता है। भैया उसको बोलते हैं बेटा निकल ले यहां से, रेपट रेपट पड़ जाएगी, ज्यादा आशिकी आ रही क्या तेरे, है देऊं क्या तेरे, देऊं क्या, देऊं क्या। तो इस तरफ से भैया ने आने नहीं दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भयंकर रूप से रिपल्सन लगाएंगे, तो उन्होंने रेपट देके बेटा निकल ले, निकल ले, निकल ले। तो यहां से हेलोजन की साइड से तो ये न्यूक्लियोफाइल एंट्री मार ही नहीं सकता, इधर से तो एंट्री अलाउड ही नहीं है। और ये सब एकदम झूठ बात बोल रहा हूं मैं, दिस इज द बकवासेस्ट रीजन। ये जो रिपल्शन रिपल्शन वाला रीजन है ना, ये एकदम बकवास रीजन है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बॉन्ड को तोड़ना है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज, आप बताओगे किसी बॉन्ड को कब तोड़ सकते हैं, आप बताओगे किसी बॉन्ड को कब तोड़ सकते हैं, आप बताओगे किसी बॉन्ड को कब तोड़ सकते हैं, 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 बोलो कैसे तोड़ सकते हैं किसी बॉन्ड को। वेरी गुड देव बाबू, वेरी गुड, उसकी एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके। आओ इसकी एंटी बॉन्डिंग देखो, ये एकदम गुलाबी एंटी बॉन्डिंग। और वो जो न्यूक्लियोफाइल है गुड्डू, वो न्यूक्लियोफाइल यहां पीछे से एंट्री मारता है और यहां से हेलोजन आगे से निकल जाता है। इसके जीवन में ये जो है, इसके जीवन में न्यूक्लियोफाइल पीछे से एंट्री मार रहा है, ये आशिक पीछे से एंट्री मार रहा है, तो भैया दूर जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जीवन की एक सच्चाई बताता हूं, इतनी आसानी से वो छोड़ेगी नहीं, इतनी आसानी से वो छोड़ेगी नहीं, वो दोनों को आजमाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहां से हेलोजन जा रहा है, यहां से वो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। ये बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन वो इंतजार करेगी, उसको किसके साथ सुकून मिल रहा है, उसको दिखेगा कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, जिसके पास माल ज्यादा होगा, वो उसको रहने देगी और दूसरे को जीवन से निकाल देगी। उसने न्यूक्लियोफाइल को एंट्री दी, उसने हेलोजन को जाने दिया, उसने देखा क्या वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंफर्टेबल है। अगर वो कंफर्टेबल होगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, माल ज्यादा मिल रहा होगा, देन ओके, अदरवाइज निकल जा, हम खुश हैं। तो वो देख के कर रही है सब, दोनों को साथ साथ आजमा रही है, दोनों को साथ साथ आजमा रही है, दोनों को साथ साथ आजमा रही है। वो न्यूक्लियोफाइल था तो तगड़ा आशिक, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और भैया को यहां से निकलना पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से एंट्री ले रहा था, तो ये सारे आइटम इधर आ जाएंगे, हेलोजन निकल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ट्रीटियम, और अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया है, मतलब यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं। यहाँ तो क्या बना है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इधर अल्काइल हैलाइड था और इधर अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, इसलिए कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। कितने स्टेप की रिएक्शन है, ये तो स्टेप ही नहीं है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो वही स्लो स्टेप होगी और वही आपकी आरडीएस होगी, वही स्लो स्टेप, वही आरडीएस। एक स्टेप की रिएक्शन है, वही स्टेप आपके स्लो स्टेप है। ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से एंट्री मार रहा है। अब गुड्डू भैया मैं आपसे जानना चाहता हूं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बना, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको दो मॉलिक्यूल दिए थे, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, बताइए कितने मॉलिक्यूल यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लो स्टेप में। क्या यहां पे आशिक तगड़ा होना चाहिए और अल्काइल हैलाइड दोनों तगड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दोनों का रोल स्लो स्टेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों का रोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए ना गुड्डू, दोनों का रोल दिख रहा है। अपने आप गुड्डू भैया कह रहे हैं कि सर साफ साफ दिख रहा है दोनों का रोल, यानी कि सर मॉलिक्यूलरिटी दो हो गई। अगर मैं आपसे रेट लॉ पूछता तो वो भी क्या दोनों पे डिपेंड करती, क्या अल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी, साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी, दोनों का कोफिशिएंट 1, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर 2 आ गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गई। हेलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, दैट्स व्हाई बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैं बात करना चाहता हूं रेट ऑफ SN2 की।
यहां कोई कार्बोकेटायन तो नहीं बन रहा, तो फिर रेट ऑफ SN2 किस बात पे डिपेंड करेगी? वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से एंट्री ले रहा है, उसको एंट्री लेने में कब दिक्कत होगी? जितने मोटे मोटे यहां ग्रुप लगे होंगे, मोटा मोटा मोटा, जितने मोटे मोटे ग्रुप लगे होंगे, न्यूक्लियोफाइल खुद मोटा है, इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है, उसको घुसने में उतनी तकलीफ हो रही होगी, घुस ही नहीं पाएगा, रगड़ छिलन आ जाएगी, तो वो एंट्री नहीं ले पाएगा पीछे की साइड से, जितने मोटे मोटे ग्रुप लगे होंगे। तो यानी कि रेट ऑफ SN2 किस बात पे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस एट अल्काइल हैलाइड, उस पर डिपेंड कर रही है। दूसरी बात, जितनी जल्दी भैया, जब आपका अल्काइल ग्रुप सेम होगा, ये अल्काइल ग्रुप सेम है, तो किस बात पे डिपेंड करेगी? कि जितनी जल्दी ये भैया यहां से निकल जाएंगे, जितना रिश्ता ये कमजोर होगा, 2p 2p 3p 2p 4p 2p 5p, उतनी जल्दी ये बॉन्ड टक देने से टूट जाएगा, और टूटने पे भैया को जितना कम नुकसान होगा उतना फायदा होगा। मतलब वही लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है क्या? जितना तगड़ा लिविंग ग्रुप, I- Br- Cl-F-, अल्काइल ग्रुप सेम, तो निकलने वाले भैया पे भी डिपेंड कर रही है, दोनों पे डिपेंड कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसा कि मैंने आपको बोला था गुड्डू, कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में आ रहा है, यहां न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में आ रहा है, तो यहां न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग। वहां स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में ही नहीं था, तो वो कमजोर भी चलेगा। अगर वहां स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो तगड़ा आशिक हो जाएगा, वो बॉन्ड टूटने से पहले खुद अटैक करने लग जाएगा, और अगर खुद अटैक करने लग गया तो रिएक्शन SN2 से चलने लगेगी, SN1 की बजाय। होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर होगी, होपफुली आपको सारी बातें क्लियर होगी कि कैसे ऑर्डर टू, मॉलिक्यूलरिटी टू, रेट किस पे डिपेंड कर रही है। वॉल्डन इन्वर्जन क्या है? जिस तरफ हेलोजन है उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अटैक कैसे हुआ है? एंटी बॉन्डिंग में अटैक होके अटैक हुआ है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? ये बन रही है एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन की 5 वैलेंसी, असंभव सी चीज बन रही है, बहुत अत्यधिक अस्थाई अनस्टेबल चीज है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और नॉट? क्या आपको सारी बातें क्लियर है? इसके सारे पॉइंट्स लिखना चाहेंगे अब अपन? न्यूक्लियोफाइल रिज्यू बोल रहा, बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल आई एम हैप्पी। आई नो व्हाई आर यू हैप्पी, आई नो व्हाई आर यू हैप्पी यार, बट दिस इज नॉट गुड यार, दिस इज नॉट गुड मैन। हमको मालूम है कि मासूम है, दिल से हो जाती है। sp3d नहीं होगा यार, कार्बन में डी होता कहाँ है? sp2 होगा, क्योंकि ये प्लेनर हो जाता है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, तो आप sp2 बोल सकते हो, sp3d तो नहीं बोल सकते। अच्छा पोल चलाए? अरे यार पोल में फिर तुम करते तो हो नहीं वोट, है ना? हैशटैग समा चलाओ, चला चलाओ हैशटैग समा चलाओ, आज फुल पावर दिखा दो हैशटैग समा की, है ना? हैशटैग समा की पावर चलाओ, +10% अपन कर लेंगे, +10% अपन कर लेंगे, एक बार तो बनता है यार। हैशटैग समा चला ही नहीं रहे हो आप, देखो आप चलाते ही नहीं हो हैशटैग समा, हैशटैग समा चलाओ यार। कोई बात नहीं, पोल नहीं आ रहा तो अपन 20% ऐड कर लेंगे, सब अपने हाथ में है। अपन ने हैशटैग समा तो उधर चल ही रहा है ना, जो भी रिजल्ट आएगा अपन उसमें 20% के एरर को काउंट कर लेंगे, उसमें क्या है? एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, लेट्स सी। ले, 10% जोड़ ले, 105% हो गया भाई, 105%, मजा आएगा। आइए सर, इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स सी। वही चीज
कितने स्टेप की रिएक्शन है, स्लो स्टेप क्या होएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट होएगा कि नहीं होएगा, और आपका वो रेट रेट किस पे डिपेंड कर रही है, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रही है, और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर क्या होएगा, दो, मॉलिक्युलरिटी वैसे ही दो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यहाँ पर स्लो स्टेप, कितने स्टेप की रिएक्शन है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, स्लो स्टेप फर्स्ट ही होगी, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिर अगर मैं अगला पॉइंट बोलूँ रेट ऑफ SN2 का, तो रेट ऑफ SN2 किस पे डिपेंड कर रही है गुड्डू भैया, रेट ऑफ SN2 विल बी डिपेंडिंग ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN2, rate of SN2 is inversely proportional to steric hindrance at alkyl halide RX। मतलब RX अपन को कम से कम स्टेरिकली हिंडर्ड चाहिए गुड्डू, वेरी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड RX चाहिए, पहली बात। तो इसलिए यहां से रेट ऑफ SN2 क्या आ जाती है, रेट ऑफ SN2 विल बी सबसे ज्यादा CH3X, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री में तो होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो भारी मात्रा में स्टेरिकली हिंडर्ड है, 3 डिग्री में SN2 होती च नहीं है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, सेवंथ का सेकंड पॉइंट, अगर आपका अल्काइल ग्रुप सेम है, इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम, तो फिर रेट ऑफ SN2 किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप ऑर्डर या लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। लिविंग ग्रुप की एबिलिटी की बात करूं, तो रेट ऑफ SN2 यहां से क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा RI में RBR से ज़्यादा, RBR में RCl से ज़्यादा, और RF में तो होती ही नहीं है, RF में नो SN2 होगी नहीं। फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट यहाँ पर 100%, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है गुड्डू, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। फिर यहां पर देखो, इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन का मतलब है कि वेज का डैश हो जाना या डैश का वेज, बस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि आर का एस हो जाए, क्योंकि आप सोचो ना कि यहाँ पे हेलोजन था, यहाँ कुछ और न्यूक्लियोफाइल है, जरूरी तो ना वो हेलोजन हो, अगर ये आर है तो ये आइसोमर ही नहीं है उसका भाई, यहाँ पे ओ OH हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन मतलब सेम कंपाउंड होते तो अपन आर एस की बात करते, समझ गए आप। तो इन्वर्जन डज नॉट मीन्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इट ओनली मीन्स कि वेज जो है वो डैश में बदल जाएगा, अगर डैश होगा तो वो वेज में बदल जाएगा, ठीक है, इतना सा है बस, वेज का डैश, डैश का वेज, ठीक है। हाँ यार, हैशटैग समय ऐड कराना पड़ेगा टेम्पलेट में, बात तो सही कह रहे हो आप। एक और बात सुनो, यहां पर वर्ल्डन भाई साहब ने क्या बात ऑब्जर्व करी थी कि इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स अपोजिट टू हेलोजन या अपोजिट टू लिविंग ग्रुप on its anti-bonding, therefore inversion occurs, therefore inversion occurs known as वॉल्डन इन्वर्जन, उसी को वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, को वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है अनुज सिन्हा सर लीव, अरे तो तुम लीव कर दो यार, फिर वही बात यार, मैं पढ़ाऊँ नहीं, अभी कनेक्ट नहीं करूँ सारी चीजें, हद है यार।
ऐसा थोड़ी ना होता है यार अनुज भाई, यार फिर आप कहते हो कि फिर आपको भी बुरा लग जाएगा यार। थोड़ा सा तो यार मतलब यू शुड बी पेशेंस ना यार, यू शुड हैव पेशेंस। अगला पॉइंट। अब यार फिर वही वाली बात आती है, इतना अच्छा स्टूडेंट है ये, फिर भी जबरदस्ती इस तरह की हरकत कर रहा है। ही इज ए गुड स्टूडेंट। फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2। आजकल पता नहीं क्या हो गया, अच्छे स्टूडेंट्स को पता नहीं कैसे बिहेव करने लग गए। सबसे पहले SN2 में एक तो CH3X, ये फेवरेबल कंडीशन है जिसमें लिस्ट स्टेरिकली हिंडर होगा। दूसरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तीसरा लिविंग ग्रुप जो है आपका वो मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चौथा, आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और पांचवा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, ये मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये क्या चीज है भाई, जैसे यहाँ पे आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, आप उसकी रिएक्शन SN2 कराना चाहते हो, पता है कैसी होगी, एक्सीलेंट जबरदस्त SN2 होगी। उसका रीजन क्या है वो देखिए आप, यहाँ जो डेल्टा प्लस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा प्लस भयंकर तरीके से बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी उस पर अटैक कर पाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो माइनस प्लस पे अट्रैक्ट कब होगा, जितना ज्यादा प्लस होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में SN2 बहुत तगड़ी हो जाती है। थोड़ा सा और है बस, ज्यादा नहीं है। अगर मैं रेट की बात करूं तो वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ्स बनवाऊं आपको, तो ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, रेट ऑफ SN2 वर्सेस अल्काइल हैलाइड के बीच में, रेट ऑफ SN2 वर्सेस न्यूक्लियोफाइल के बीच में, और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में। ऐसा ग्राफ बनेगा। क्योंकि देखो, रेट अल्काइल हैलाइड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और न्यूक्लियोफाइल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 बढ़ेगी, या न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 बढ़ेगी। ठीक है। और जब अपन रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, यहां पर आपका अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट में लग जाएगा, यहां पर R है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, आगे से हेलोजन जा रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना घर पे, थोड़ा सा नोट कर लेना, है ना। थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका कल की क्लास में। थोड़ा सा क्वेश्चन ले जाओ बस, कंपेयर रेट ऑफ SN2। अभी डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोग अगली क्लास में आते ही मुझे आंसर बता दोगे ना यार, सोच के आ जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा अगली क्लास का। ये ABC, क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, ABC, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, AB, और ये C। होमवर्क है ये, ठीक है। और एक काम और करके लाओगे आप, लास्ट चीज बता रहा हूं, एक इस तरह की पूरी टेबल बना के लाओगे, यहां पर SN1 और SN2 में अंतर लिख के लाओगे, कम से कम 16 17 18 अंतर, कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी स्टेप कितनी, इसकी स्टेप कितनी, स्लो स्टेप कौन सा, स्लो स्टेप कौन सा, इंटरमीडिएट क्या, इंटरमीडिएट क्या, सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट क्या, प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट क्या, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट,
उसके अलावा इसके रेट, इसकी रेट, इसका ग्राफ, फेवरेबल कंडीशन पूरा ऐसे बनाओगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगली क्लास में ये बनवाऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही था। शाम को अपन मिलेंगे और PYQ सॉल्व करेंगे। वो जो आपको दिए थे ये आपको पता है, ये आपको पता है। स्लाइड में जो होमवर्क दिया है वो कर लीजिए, GOC का मॉड्यूल कर लीजिए और हाइड्रोकार्बन का मॉड्यूल कर लीजिए। थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे मैं। आप क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन का मॉड्यूल अगर आपके पास उपलब्ध है तो कर लीजिए पूरा। DPP इसकी पहली मिलेगी, वो पहली DPP कर लीजिएगा। NCERT पूरी हाइड्रोकार्बन की आप आगे पीछे जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सब लगा लीजिए, ठीक है ना। ये कर लीजिए आप इतना, ठीक है। और हैशटैग समा तो चलेगा, चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ठीक है ना गुड्डू। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे जहन में है और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है और जिसको 5 मिनट और रुकना है वो रुक सकता है, ठीक है। एक गहरी बात थी, वो गहरी बात आप सुन सकते हैं। ना बहुत गहरा है कि सयानी सी इस दुनिया में अकल से मैं कच्चा रहा, सयानी सी इस दुनिया में अकल से मैं कच्चा रहा, दिमाग के इस दौर में दिल से मैं सच्चा रहा, दिमाग के इस दौर में दिल से मैं सच्चा रहा। गुजरी एक उम्र तो ये समझ आया, गुजरी एक उम्र तो ये समझ आया, कि गुजरी एक उम्र तो ये समझ आया कि मेरे भीतर साहब ताउम्र एक बच्चा रहा, मेरे भीतर साहब ताउम्र एक बच्चा रहा। हमेशा एक एक बच्चा रहना चाहिए अपने अंदर, तो ही जीवन जीने का मजा है। और ज्यादा दिमाग से मत सोचिए, कभी कभी दिल से भी फैसले लेने चाहिए गुड्डू भैया। दिल कभी गलत नहीं हो सकता, दिमाग खेला खेलता है सिर्फ, ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। हैशटैग समा कमेंट में चलाइए यार। धन्यवाद सिद्धि जी। बेटा वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन SN1 देता है, कौन SN2 देता है, वो सब नेक्स्ट क्लास की बात है, ठीक है।